हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग? बेटा ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं हमारे पेपर नंबर 2 कॉमर्स का टेस्ट नंबर 6। इससे पहले जो है हम लोग जो है वो 5 टेस्ट हम कर चुके हैं, ठीक है। 50-50 क्वेश्चन के जो है वो हर रोज हम लोग जो है वो टेस्ट करते हैं। तो अभी तक हम लोग 5 कर चुके हैं और आज 6 टेस्ट को जो है मैंने सुबह टेलीग्राम पे डाला था, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको सोल्व कर लिया होगा। और आप जो है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, फिर आप मैच कीजिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चंस को जो है इन आंसर्स के साथ में मैच कीजिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का आपका स्कोर जो है वो क्या रहा है। ओके, हाँ जी। देखो, मैं आपसे एक विनती करना चाहता हूँ या रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। देखिए, जब मैं आपको ये वीडियो डालता हूँ, इस वीडियो डालने का मोटिव जो है वो ये है कि आप अपने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर पाओ। समझ रहे हो? नॉलेज देना तो है, ठीक है। कोई बच्चा अगर डायरेक्टली इसको अगर कर रहा है, ठीक है, इट्स ओके, आपको क्वेश्चन जो है वो पता चल रहे हैं। बट अगर आप खुद से पहले उनको सोल्व करते हैं, अगर जैसे मान लो मैंने सुबह दिन में टेलीग्राम के ऊपर इसका जो है मैंने टेस्ट का पीडीएफ डाल दिया था, अगर आपने उसको सोल्व किया देन आप अगर वीडियो लगा रहे हैं तो आपको बेनिफिट जो है वो डबल मिलेगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपकी क्या गलती है, ठीक है, आपका सोचने का पर्सपेक्टिव क्या है और जो मैं बताऊंगा आपको भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, तो वो दोनों जब मैच करेंगे तो वो चीज़ें बहुत ही शानदार रहेंगी। एक तो ये कि डायरेक्टली मैं ही बता दूं, तो बेटर ऑप्शन है कि अगर आप पहले अगर मान लीजिए सॉल्यूशन कर लेते हैं तो वो चीज़ बहुत बढ़िया है। तो आप पहले सोल्व जरूर किया कीजिए, ओके। देन उसके आंसर जो साइट में लिख लिया, किसी पेज पर आप लिख लो। देन उसके बाद जब मैं ये बताऊंगा तो आप फिर मैच करें, तो आपको पता भी चलेगा कि किस सेक्शन में प्रॉब्लम है, किस सेक्शन के अंदर जो है आप अच्छा स्कोर कर रहे हो, किसके अंदर कमी आ रही है। जिस सेक्शन में कमी आ रही है उसके ऊपर फिर फोकस करेंगे, बात बन जाएगी अपनी। आ रही है बात समझ में? हाँ जी। और अब जो है मैंने आपको बोला था कि हम लास्ट जो अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर 2019 के अंदर, वहाँ पे ना 2 पैराग्राफ के क्वेश्चन आए थे। बेसिकली 2 अनसीन पैसेज दिए थे और वहाँ से जो है 5-5 क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो हमने इस वाले में भी और इससे पहले वाले में भी मैंने टेक्स्ट का एक पैराग्राफ डाला था। आज वाले के अंदर हम लोगों ने मार्केटिंग का एक पैराग्राफ डाला है और उसके क्वेश्चन जो है हमने डाले हैं। कुछ क्वेश्चन तो उस पैराग्राफ में से और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जिनका लिंक पैराग्राफ से, तो उनको भी हम लोग जो है वो सोल्व करेंगे, देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। ओके, हाँ जी। चलो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का आ रहा है वो है ये, बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन ओनली एग्जिस्ट करता है इन द प्रोडक्ट मार्केट। क्या प्रोडक्ट मार्केट इन ईच कंट्री क्या एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं, ये ओनली क्या है, एक थियोरिटिकल, ये क्या है, एक थियोरिटिकल फिनोमिना है। प्रैक्टिकली इसका जो है वो कोई भी रेलिवेंसी नहीं है। दूसरा, बैरियर्स जो है, बैरियर्स मतलब क्या है, जो ट्रेड बैरियर्स होते हैं, आर ऑफन क्रिएट टू बेनिफिट द स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। बिल्कुल सही बात है सर। बैरियर जो लगाए जाते हैं वो किसके लिए? स्पेसिफिक इंटरेस्ट ग्रुप। लाइक अगर हम बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट अगर बैरियर लगाती है तो वो क्या किस लिए लगाती है? हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको क्या बेनिफिट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट जो वो क्या लगाती है? बैरियर लगाती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या, असर्शन जो है वो तो क्या है, रॉन्ग है, जबकि रीजनिंग जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो बोले तो बी। चलो जी आगे, बोलता है मैच करना है आपको यहाँ पे थ्योरी दी है 4 और चारों थ्योरी का जो है वो एक आपको फीचर दिया, तो आपको मैच करना है। सबसे पहले बोलता है इट इज, जब भी देखो मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब कभी ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा बड़ी टर्म को पढ़ना चाहिए। पहला बड़ी टर्म क्या बोलते हैं? इट इज डेवलप्ड बाय द जॉन स्टुअर्ट मिल। तो स्टुअर्ट मिल ने, मिल की थ्योरी जो है वो कौन सी थी? वो है जी आपका थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। दूसरा, व्हाट ईच कंट्री विल एक्सपोर्ट एंड व्हाट इट विल बी इंपोर्ट इज डिटरमाइंड बाय द कंपैरेटिव डिफरेंस। कंपैरेटिव, तो इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट एंड एडवांटेज। ये थ्योरी जो है वो दिया था डेविड रिकार्डो ने। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ये सी का जो है वो बनेगा क्या, 2। फिर इट रेफर टू द एबिलिटी ऑफ ए कंट्री टू प्रोड्यूस ए गुड्स मोर एफिशिएंटली देन एनी अदर नेशन। तो वो होता है आपका क्या, एब्सोल्यूट एडवांटेज। और थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म जो है वो क्या होता है? इट एट्रीब्यूट टू मेजर द वेल्थ ऑफ द नेशन बाय द साइज ऑफ एक्यूमुलेटेड ट्रेजर्स। ट्रेजर का मतलब यहां पे जो है वो है क्या, आपका जो मेटल करेंसी है, बेसिकली गोल्ड या सिल्वर के, आपके पास में जो भी करेंसी पड़ी है तो उसके जो रिजर्व होते हैं वो सब आते हैं किसके अंदर, आपके थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। क्योंकि थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म क्या बोलता था कि एक नेशन की वेल्थ जो है वो पता चलेगी कि कितना उसके पास में फॉरेन करेंसी का या फिर मेटल करेंसी का क्या पड़ा है, रिजर्व पड़ा है। तो ये D4 जो है ये आपका मैच होगा किससे, ए से, थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म। तो आपस में कॉम्बिनेशन बना के इसका आंसर जो बनता है वो क्या, 4, 3, 2, 1। चलो जी आगे, अगला क्वेश्चन आया, बोलता है सबसे पहला असर्शन बोलता ट्रेड बैरियर, जो ट्रेड बैरियर अभी हमने जिक्र भी किया था ट्रेड बैरियर्स का। तो बोलता है ट्रेड बैरियर जो है वो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस है। ट्रेड बैरियर क्या है, रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है जी। हाँ जी, बैरियर अगर लगाते हैं तो नेचुरल बात है रिस्ट्रिक्शन है। इंपोज ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स
बिटवीन द कंट्री। तो कंट्री के बीच में आपस में जो मूवमेंट होती है तो उनके ये ट्रेड बैरियर जो होते हैं वो क्या होती है, उनकी रिस्ट्रिक्शंस है। दोबारा बोलता हूं, ट्रेड बैरियर्स आर द रिस्ट्रिक्शन, ट्रेड बैरियर रिस्ट्रिक्शंस है जो लगाई जाती हैं ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन द कंट्रीज। कंट्रीज के जब कंट्री आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करती हैं गुड्स में या सर्विसेज के अंदर जो है, तो उस टाइम पे जो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की जाती है उसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। बिल्कुल सही बात है। फिर बोलते हैं मेजर पर्पस जो है ट्रेड बैरियर का वो है टू प्रमोट द डोमेस्टिक गुड्स देन द एक्सपोर्टेड गुड्स। बिल्कुल सही बात है ये भी, क्योंकि जो आप ट्रेड बैरियर, ये जो आप बैरियर लगाते हो, इनके लगाने के पीछे का मेन मोटिव क्या होता है? सर बैरियर लगाने के पीछे का मेन मोटिव यही होता है कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को जो है वो क्या करना है, सेव करना है। क्योंकि बाहर से जो सामान आ रहा है मान लो वो सस्ता है बहुत ही, और हमारा डोमेस्टिक जो प्रोड्यूस्ड है, हमारा डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है जो हमने यहीं पे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया था, वो अगर मान लो महंगा है तो हमारे वाला बिकेगा नहीं ज्यादा। इसीलिए हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री बंद ना हो जाए तो उसके लिए हम लोग बाहर से आने वाले सामान के ऊपर क्या लगाते हैं, बैरियर लगाते हैं। तो हमने पहला असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, और जो रीजनिंग है वो एकदम करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है किसको, असर्शन को। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। चलो जी आगे, मैच द फॉलोइंग का इंपोर्टिंग का मतलब क्या, इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग दोनों जो है वो क्या मोड है किसके, इंटरनेशनल बिजनेस के। मार्केटिंग जो है वो फंक्शन है किसका, इंटरनेशनल बिजनेस का। सेल्स एक्सपेंशन जो है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। और इकोनॉमिक फोर्सेस जो है वो हम कंसीडर करते हैं कहां पे, इकोनॉमिक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में। तो जो आपका एक्सटर्नल एनवायरमेंट होता है वहां पे लेके आते हैं हम किसको, इकोनॉमिक फोर्सेस को। तो आंसर जो बनेगा वो 1 2 3 4। आगे, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन लेविट थीसिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये आ भी सकता है डायरेक्टली, मैंने एक दो बार पहले भी आपको बताया। लेविट थीसिस का मतलब जो है वो क्या होता है, लेविट थीसिस जो है वो पूरा एम्फेसिस डालता है किसके ऊपर, स्टैंडर्डाइजेशन के ऊपर। ये बोलता है लेविट थीसिस का मतलब है स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी, स्टैंडर्ड बना लिया सबके लिए एक जैसा, टू रिस्पॉन्ड टू द वर्ल्ड वाइड होमोजीनियस मार्केट। होमोजीनियस मतलब एक जैसी मार्केट को, एंड एक्सपेंड द मार्केट थ्रू द अग्रेसिव लो प्राइसिंग। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लेविट थीसिस। तो कहीं भी आ जाए तो ये ध्यान रखना कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर ही आता है जनरली। लेविट थीसिस के अंदर हमारा जो फोकस है वो क्या होता है, हम यहाँ पे बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रेटजी की। पूरे वर्ल्ड जो एक होमोजीनियस नेचर का है, मतलब जिनका टेस्ट, जिनकी प्रेफरेंस जनरली क्या एक जैसी है, तो उनके लिए हम जो सामान बनाएंगे वो क्या एक जैसा बनाएंगे। ये लेविट ने अपने थीसिस के अंदर जो है वो लिखा था, तो इसलिए इसको बोलते हैं क्या, लेविट थीसिस। आगे बढ़िए, असर्शन बोलता है प्रीमियम रिसीव ऑन द इश्यू ऑफ शेयर इज क्रेडिट टू द शेयर प्रीमियम अकाउंट। बिल्कुल सही बात है सर, जो प्रीमियम मिलता है शेयर को इश्यू करने पर वो शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाता है, ना कि P&L अकाउंट में। बिल्कुल सही बात है, असर्शन ओके। रीजनिंग बोलता है सिंस शेयर प्रीमियम इज नॉट ए ट्रेडिंग प्रॉफिट, क्योंकि शेयर प्रीमियम ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है, इट इज नॉट डिस्ट्रीब्यूट टू द शेयर होल्डर। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आंसर जो है वो क्या आएगा, दोनों चीजें सही है। और देखो नीचे क्या बोलता है, बोला शेयर प्रीमियम क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है। अगर ट्रेडिंग प्रॉफिट होता तो जाता P&L अकाउंट में, बट क्योंकि ट्रेडिंग प्रॉफिट नहीं है तो एक सेपरेट अकाउंट के अंदर जाता है, इसीलिए ये शेयर होल्डर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। ये भी बिल्कुल सही बात है। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों क्या करेक्ट है, और रीजनिंग जो है वो करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है किसको, असर्शन को। आगे असर्शन दिया, बोला सिंकिंग फंड जो है वो क्या है, चार्ज है। चार्ज का मतलब सिंकिंग फंड को हम डालते हैं कहां, P&L अकाउंट के अंदर। बिल्कुल सही बात है, अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा, सिंकिंग फंड को क्रिएट किया जाता है फॉर द रीपेमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बिल्कुल, जब हमने डेट की पेमेंट करनी होती है डिवेंचर्स की, तो डिवेंचर का पेमेंट करने के लिए हम लोग जो है वो एक अलग से अकाउंट ओपन करते हैं। डेट अकाउंट इज नोन एज अ सिंकिंग फंड अकाउंट। तो आंसर क्या है, असर्शन और रीजनिंग दोनों के दोनों क्या है, करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर द ट्रू। चलो जी आगे, बोलते हैं एबीसी लिमिटेड ने डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड, 40% डिविडेंड जो है डिक्लेयर किया। इसका मतलब क्या होता है, देखो सर डिक्लेयर डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया जाता है हमेशा किसके ऊपर, पेड अप वैल्यू पे। तो आंसर जो आएगा वो क्या, डी। तो बोलते हैं एबीसी लिमिटेड डिक्लेयर किया 40% डिविडेंड, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज इट मीन, इट मींस द कंपनी विल प्रोवाइड डिविडेंड 40% ऑन द किसके ऊपर, पेड अप कैपिटल। की कंपनी जो है वो क्या कर रही है, 40% डिविडेंड पे करेगी किसके ऊपर, पेड अप कैपिटल पे। आंसर इज द डी। आगे, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट। देखो दो तरह का प्रॉफिट होता है, एक होता है प्री एक्विजिशन, एक होता है कौन सा, पोस्ट एक्विजिशन। अगर मान लो होल्डिंग कंपनी को सब्सिडरी कंपनी से कोई भी प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मिलता है तो वो क्या है, रेवेन्यू है या कैपिटल है, वो कैपिटल नेचर का होता है। तो बोलते हैं प्री एक्विजिशन प्रॉफिट इन द सब्सिडरी कंपनी इज कंसीडर्ड एज, उसको क्या कंसीडर करोगे आप लोग, कैपिटल प्रॉफिट। आगे, इफ देयर इज म्यूचुअल इंडेप्टनेस, अगर कभी जो है वो क्या है, म्यूचुअल इंडेप्टनेस है, इसका मतलब होल्डिंग है सब्सिडरी से कुछ लेना है और सब्सिडरी ने होल्डिंग से कुछ लेना है, तो फिर क्या करेंगे। अगर कभी म्यूचुअल इंडेप्टनेस होती है इन केस ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी, तो जो होल्डिंग कंपनी है वो अपनी बुक्स के अंदर जो है वो क्या करती है, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेगी जिसमें जो भी म्यूचुअल इंडेप्टनेस होती है उसको वो क्या करती है, कैंसिल करती है। तो बोलते हैं इफ देयर इज म्यूचुअल इंडेप्टनेस बिटवीन द, अगर म्यूचुअल इंडेप्टनेस है ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरी कंपनी में इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बताना इनमें से कौन सा क्या है, करेक्ट है। तो बोलते हैं नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। बिल्कुल सही बात है। ट्रांसफरर कंपनी बोले तो छोटी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। एंट्री जो होगी किसमें होगी, ट्रांसफरी कंपनी। तो जो ट्रांसफरी कंपनी होती है होल्डिंग कंपनी, उसकी बुक्स के अंदर एंट्री किया जाएगा। अगर डेटर भी है और क्रेडिटर भी है तो दोनों को क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। चलो जी आगे,
When a monopolist is able to sell each separate unit of the product at the different price according to the pocket of the customer, तो इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और कौन सा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो है वो कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं करता। यहां पे मोनोपोलिस्ट है वो क्या करता है, जिस प्राइस पे कंज्यूमर सामान को परचेस करना चाहता है वो उसी प्राइस पे उसको देता है। मान लीजिए अगर ये 3 कंज्यूमर है, ए बी सी। ए बोलते हैं मैं तो उस प्रोडक्ट के 20 रुपए दूंगा, तो मोनोपोलिस्ट बोलेगा ठीक है 20 दो। बी बोलते हैं मैं तो 22 रुपए तक दे सकता हूं, तो मोनोपोलिस्ट बोलता है ठीक है 22 दो। सी बोलता है कि मैं 17 रुपए तक दे सकता हूं, तो मोनोपोलिस्ट बोलता है चलो 17 दो। मतलब कंज्यूमर जो है वो कोई भी कंज्यूमर सरप्लस को एंजॉय नहीं करता, इसको बोलता है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। एक ही सामान का पहले ये देखो 1 से 20, 1 से 22, 1 से 17 अलग अलग रेट चार्ज किया जा रहा है। हाँ जी किया जा रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। चलो जी आगे बढ़ते हैं। और ये कौन सा है, फर्स्ट डिग्री का। और फर्स्ट डिग्री कौन सा होता है, जहां पे कंज्यूमर कोई भी नो कंज्यूमर सरप्लस, जब कंज्यूमर कोई भी कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एंजॉय नहीं करता, तो उसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द फर्स्ट डिग्री। 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, थोड़ा ध्यान रखना। और जो रियलिस्टिक फिनोमेना है वो आपका थर्ड डिग्री होता है, आपको करवा भी रखा है। चलो आगे बोलते हैं इन विच टाइप ऑफ मार्केट, बोला किस तरह की मार्केट के अंदर डू यू हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म। लार्जेस्ट नंबर ऑफ फर्म कहां होती है, एक तो होती है, देखो हम जनरली 4 तरह की मार्केट पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं परफेक्ट कंपटीशन, हाँ जी यहाँ तो लार्ज नंबर होता है। एक पढ़ते हैं मोनोपोली, यहाँ तो एक ही होता है, तो ये तो गलत हो गया। एक पढ़ते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, यहाँ भी लार्ज नंबर होता है। और एक पढ़ते हैं हम लोग कौन सा, ओलिगोपोली, यहाँ पे क्या होते हैं, फ्यू होते हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या, परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो बोलते हैं एक तो है परफेक्ट कंपटीशन और एक है डिफरेंशिएटेड कंपटीशन। डिफरेंशिएटेड मतलब इसको बोलते हैं क्या, मोनोपोलिस्टिक। डिफरेंशिएटेड बोले तो कंपटीशन कर रहे हैं और आपस में क्या जो सामान है वो एकदम सिमिलर नहीं है, वो क्या है, डिफरेंशिएटेड नेचर के। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। चलो आगे बोलते हैं इन द शॉर्ट रन, बोला शॉर्ट रन के अंदर फर्म जो होती है परफेक्ट कंपटीशन में विल स्टिल प्रोड्यूस प्रोवाइडेड, वो तब तक काम करती रहेगी प्रोवाइडेड कि उसकी जो प्राइस है, मतलब उसका जो एवरेज रेवेन्यू है अगर वो इक्वल है ए बी सी के भी, मतलब अगर हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, कवर हो रही है, तो भी हम काम करते रहेंगे। बिल्कुल सही है ए। आगे बढ़ो, मैच द फॉलोइंग। डंपिंग जो है वो क्या होता है, डंपिंग डंप करना, ये आता है कहां पे, आपका डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली का पार्ट है। बिल्कुल किंग की डिमांड कर पाया जाता है कहां पे, ओलिगोपोली, क्योंकि ओलिगोपोली का अकेली ऐसी मार्केट है जहां पे आपका डिमांड कर जो स्टेट लाइन ना होगी वो क्या उसमें किंग का जाएगा। ओके, उसके बाद है हॉरिजॉन्टल, ये कहां पर जाएगा, स्टेट, ये हॉरिजॉन्टल, ये कहां, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर। और लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर विद द डिफरेंशिएटेड गुड्स, ये पाया जाता है कहां पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 4 2 3 1। आगे किंग की डिमांड और किसका एग्जांपल है, ओलिगोपोली का। ये क्वेश्चन कई बार आया भी हुआ है, ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है प्राइस रिजिडिटी, वो भी पार्ट है किसका, ओलिगोपोली का। चलो आगे, दिस सेगमेंट ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट। इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट में क्या क्या चीजें आती है, तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मार्केट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी आती है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेज मार्केट भी आती है, इंटरनेशनल मनी मार्केट भी आती है, इंटरनेशनल बॉन्ड मार्केट भी आती है। तो आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल मार्केट में सब मार्केट आती है। आगे बोलता है यूरोपियन यूनियन करेंसी, सिंगल यूरोपियन यूनियन करेंसी यूरो को जो है हम लोगों ने 1999 के अंदर जो है वो क्या किया था, हमने अडॉप्ट किया था। वाज अडॉप्टेड बाय द 11 मेंबर नेशन ऑन 1 जुलाई 1999। आगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है कंट्री की यूजिंग द यूरो एज ए करेंसी इज नाउ कंडक्ट बाय, अब यूरोपियन यूनियन जो है उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है पूरे यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने भी नेशन है उन सबके लिए, और वो बनाता है कौन, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो आंसर जो आएगा वो क्या, सी। आगे अब बोलता है स्टेटमेंट नंबर 1 बोलता है ए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है बिटवीन किसमें, दो एंटिटी के बीच में, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट ए फ्यूचर डेट एट टुडे प्री एग्रीड प्राइस। दोबारा बोल रहा हूं, स्टेटमेंट नंबर 1 क्या बोलती है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट होता है दो एंटिटी के बीच में, टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, बाय या सेल करेंगे अंडरलाइंग एसेट को एट ए फ्यूचर डेट पे एट टुडे प्री एग्रीड प्राइस। बिल्कुल सही बात है, फॉरवर्ड के अंदर यही तो होता है कि हम लोग एग्रीमेंट करते हैं, एग्रीमेंट होगा एज ऑन टुडे, ठीक है, प्राइस डिसाइड एज ऑन टुडे, बट पेमेंट और डिलीवरी जो है वो कब होगी, एट सम फ्यूचर डेट पे। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, ऑप्शन ट्रेडिंग जो होती है इन द कमोडिटी टेक प्लेस इन द इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। क्या बात करते हो सर, ऑप्शन ट्रेडिंग कमोडिटी इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर तो एक्चुअल में डीलिंग होती है, ऑप्शन की डीलिंग वहां पर नहीं होती, ये तो होती है कहां, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। तो आंसर जो है वो क्या है आपका, फर्स्ट जो है वो सही है, स्टेटमेंट नंबर 2 क्या है, ओनली स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, जो सेकंड है वो क्या है आपकी, फॉल्स है। आगे बढ़ो, मैच द फॉलोइंग। आपको यहां पे जो है वो 4 दिए हैं आपको सोर्सेज, ठीक है, मॉनेटरी जो मनी मार्केट है उसके अंदर जो आपके वो आते हैं, ठीक है, सोर्स है, और यहां पे उनका कुछ फीचर दिया। तो बोलता है सीडी जो है वो होता है 3 से 5 महीने के लिए, डिबेंचर जो है वो लॉन्गर पीरियड के लिए होता है, ट्रेजरी बिल जो है 91 182 364 दिन का हो गया, और कमर्शियल पेपर जनरली जो है वो 1 से लेकर 270 दिन का। तो नॉर्मल मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन था।
आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ए शेड्यूल। स्टेट का क्वेश्चन है, शेड्यूल के बारे में जो है वो बता रखा है। तो बोलते हैं शेड्यूल जब भी आप करते हो, एन्यूमरेटर को जब आप भेजते हो या शेड्यूल जो है उसका यूज करते हैं किसके लिए? सेकेंडरी डेटा के लिए? नहीं सर, इसका यूज करते हैं प्राइमरी डेटा के लिए। तो आंसर जो आएगा वो क्या? प्राइमरी डेटा। इट कलेक्ट द सेकेंडरी? नो। इट कलेक्ट क्वालिटेटिव? नहीं। ये कौन सा डेटा इकट्ठा करता है? क्वांटिटेटिव नेचर का। तो जनरली ये क्वालिटेटिव नहीं आएगा। तो आंसर क्या आएगा? ओनली 1। आगे, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इंक्लूजन ऑफ एवरी यूनिट, अगर हर यूनिट के इंक्लूड होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है? इक्वल होती है। तो उसको बोलते हैं क्या? सिंपल रैंडम सैंपलिंग। चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ए सैंपलिंग यूनिट मस्ट हैव। सैंपलिंग यूनिट जो आपने जो सैंपल लिया, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या फीचर होने चाहिए? तो सबसे पहले इट मस्ट कवर द एंटायर पॉपुलेशन। वो पूरी की पूरी, देखो ये पूरी पॉपुलेशन है, इसमें से आपने इतना सैंपल ले लिया मान लो, तो ये सैंपल वो होना चाहिए जो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को जो है वो क्या करता हो? उसको कवर करता हो। दूसरा, ये ओवरलैपिंग नेचर का ना हो, ठीक है, इसमें सारे फीचर हो और एक फीचर एक से ज्यादा बार ना आता हो, और ये डिस्टिंक्ट हो एंड अनएम्बिगस नेचर का हो, मतलब ये क्लियर हो। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। आगे असर्शन दे रखा है यहां पे आपको, बोलते हैं अप्लाइड स्टैटिक्स कंसिस्ट ऑफ द अप्लाइड। देखो दो तरह की स्टैटिक्स है, एक होती है कौन सा? अप्लाइड, और एक होता है कौन सा? डिस्क्रिप्टिव, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन किया जाता है। और अप्लाइड के अंदर हम क्या करते हैं? बिजनेस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम स्टैट्स का यूज करते हैं। तो बोलते हैं अप्लाइड स्टैटिक्स कंसिस्ट ऑफ, अप्लाइड स्टैटिक्स के अंदर जो आता है वो क्या आता है? कंसिस्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल मेथड। इसमें हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं स्टैटिस्टिकल मेथड को, बिल्कुल अप्लाई करते हैं। एंड टेक्निक टू द प्रॉब्लम एंड फैक्ट एज दे एग्जिस्ट। तो जो प्रॉब्लम्स हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, तो उनको सोल्व करने के लिए हम लोग स्टैट को लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं। रीजनिंग दे रखा है, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स है वो कन्फाइंड है। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स जो है वो आपकी लिमिटेड है टू द ट्रीटमेंट ऑफ द डेटा फॉर द पर्पस डिस्क्राइबिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक। ये भी बिल्कुल सही बात है। असर्शन भी सही है, रीजनिंग भी सही है, बट दोनों का आपस में कोई भी लेना देना नहीं है। अब यहां पे बस ये बता रखा है कि अप्लाइड में हम स्टैट्स को जब यूज करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो उसको बोलते हैं अप्लाइड। और डिस्क्रिप्टिव के अंदर हम ओनली क्या करते हैं कि हम ओनली एक्सप्लोर करने का काम कर रहे हैं, बेसिकली यहां पे चीजों को एक्सप्लेन करें, कोई एक फिनोमेना उसको एक्सप्लेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स। तो आंसर जो आएगा वो क्या? बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। चलो जी आगे मैच करना है आपको। रेंज, रेंज जो है वो क्या होती है? जनरली रेंज होता है हाईएस्ट वैल्यू और लोवेस्ट वैल्यू इन द डेटा। फिर विड्थ जो है वो क्या होता है? विड्थ का मतलब होता है रेंज या नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है उस एक इंटरवल के अंदर। फिर ओपन एंडेड जो क्लास होती है वो क्या होती है? ओपन एंडेड क्लास का मतलब होता है नो लोअर लिमिट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप और नो अपर लिमिट ऑफ द लास्ट ग्रुप, जिसमें कोई लिमिट नहीं होती है। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? जब आप फ्रीक्वेंसी को सम अप करते हैं, सम अप द कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसी, तो उसको बोलते हैं कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आंसर क्या आएगा? 3241। आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो क्या है? इनकरेक्ट है। सबसे पहला बोलता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग एम एट द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। हाँ जी, एम होता है, ये तो ट्रू है। दूसरा, इंटरनल सोर्स जो है रिक्रूटमेंट का वो एम्प्लॉइज के मोरल को बूस्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि अगर मान लो कंपनी इंटरनली लोगों को लेती है तो लोगों को ये लगता है, जो कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं एम्प्लॉय, उनको ये लगता है कि हमारे प्रमोशन के चांसेस है, तो उनका मोरल बूस्ट होता है। और फिर एक्सटर्नल सोर्स जो है रिक्रूटमेंट का कॉस्टली होता है। हाँ जी बिल्कुल, ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या आएगा? नन ऑफ द अबव। सारे स्टेटमेंट क्या है? सही है। आगे, डैश इज एम्प्लॉयड टू डेवलप ए सिचुएशन। ये एक मेथड है, इस मेथड को एम्प्लॉय कहते हैं क्या करने के लिए? डेवलप करने के लिए एक सिचुएशन को दैट इज क्लोज टू रियलिटी वेयर पीपल लर्न बाय डूइंग थिंग्स। इसको बोलते हैं सिमुलेशन। सिमुलेशन में हम एकदम जो है वो सेम सिचुएशन को सिमुलेट कर देते हैं, वैसी सिचुएशन बना देते हैं, और उस सिचुएशन के अंदर हम बोलते हैं कि बताइए अब आप जो है वो डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे। तो आंसर जो आएगा वो क्या? ए। आगे, ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस बाय विच, जिसके थ्रू पार्टिसिपेंट्स प्रोवाइड देयर आइडिया ऑन स्टेटेड प्रॉब्लम, जिसमें जो है वो क्या करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो किसी एक प्रॉब्लम का जो आइडिया लेके आते हैं, मतलब उसका पॉसिबल सॉल्यूशंस लेके आते हैं, तो उसको बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। आगे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आपको कुछ स्टेटमेंट दे रखी है, इसको कंसीडर कीजिए और आपको बताना है इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है। पहला, ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल। ट्रेनिंग जो है वो अलग अलग लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड होती है, अनस्किल्ड हो, सेमी स्किल्ड हो। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। दूसरा, सेमी स्किल्ड वर्कर आर सिलेक्टेड अमंग्स द अनस्किल्ड। सेमी स्किल्ड वर्कर जो सिलेक्ट किया जाता है अनस्किल्ड से, हु हैव मेड देमसेल्फ कन्वर्जेंट विद द हैंडलिंग ऑफ द मशीन। बिल्कुल सही बात है। एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग हैज बिकम एन एसेंशियल एक्टिविटी ऑफ एवरी फर्म। बिल्कुल सही बात है। फिर, ट्रेनिंग प्रोग्राम शुड नॉट बी पीरियडिकली इवैल्यूएट। क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम को इवैल्यूएशन नहीं करना होता? क्या बात कर रहे हो सर, टाइम टू टाइम पे उनका इवैल्यूएशन करना होता है। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। आंसर क्या आएगा? 1 2 3 ओनली। चलो मैच करना है आपको यहां पे। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो क्या होती है? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेसिकली नोइंग हाउ मेनी पीपल एंड ऑफ व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नीड टू परफॉर्म वेरियस जॉब एंड अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल। अच्छा, एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो लगाया जाता है क्या करने के लिए? मेजर करने के लिए इंडिविजुअल के पोटेंशियल को। ओके, स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? पुटिंग द राइट पर्सन टू द राइट जॉब प्लानिंग, उसको बोलते हैं हम लोग स्टाफिंग। और लास्ट, स्टाइपेंड जो अप्रेंटिसशिप होती है, तो उसके अंदर जो आपका अप्रेंटिस ही होता है, तो उसको जो है वो जो आप मतलब जो लड़का आपके अंडर काम कर रहा है, तो उसको जो आप पेमेंट करते हो, ठीक है, उसको बोलते हैं स्टाइपेंड। इट इज अ नॉमिनल अमाउंट विच द कैंडिडेट कैरिंग इंटर्नशिप गेट।
चलो जी आगे। द आईडीबीआई जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो अपेक्स बैंक था किसके लिए, अपना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, तो बोलता है द आईडीबीआई अंडरराइट भी करता था और क्या सब्सक्राइब भी करता है शेयर्स एंड डिबेंचर ऑफ द इंडस्ट्रियल कंसर्न। तो आंसर क्या आएगा, बी। आगे, पहला म्यूचुअल फंड जो अपने इंडिया के अंदर खुला 1963 के अंदर था, उसका नाम क्या था, यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। विच ऑप्शन गिव द होल्डर द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, आपको राइट देता है लेकिन ऑब्लिगेशन ये टू बाय, अगर आपको राइट है क्या करने का, खरीदने का राइट है, तो उसको बोलते हैं आप लोग क्या, कॉल ऑप्शन। क्या बोलते हैं, कॉल। और अगर टू सेल का राइट मिल जाए अगर आपके पास में, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, पुट ऑप्शन। चलो आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द म्यूचुअल फंड। सबसे पहले बोलते हैं म्यूचुअल फंड कैन पार्टिसिपेट इन द ऑप्शंस। ऑप्शन बहुत ही रिस्की प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो क्या म्यूचुअल फंड इसके अंदर डील कर सकते हैं, नो, इसके अंदर उसको डील करने की सेबी ने अनुमति नहीं दी हुई है। फिर बोलते हैं म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट इन द ट्रांसफरेबल सिक्योरिटी इन द मनी एंड कैपिटल मार्केट, हाँ यहां पैसा लगा सकता है। तो आंसर क्या, ओनली 2 करेक्ट है, फर्स्ट रॉन्ग है। आगे स्टेटमेंट फर्स्ट दिया हुआ है, इन्वेस्टर्स जो होते हैं आर म्यूचुअल बेनिफिशियल एंड प्रोपोर्शनल ओनर होते हैं किसका, ऑफ द स्कीम मेथड। बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टर जो है वो ओनर होते हैं। दूसरा, इन्वेस्टर हैव ए राइट, इन्वेस्टर के पास में राइट होता है टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस इन द फंडामेंटल एट्रीब्यूट ऑफ द स्कीम। इन्वेस्टर के पास ये राइट होता है कि वो उनको जो है अलग अलग जो फंडामेंटल जो एट्रीब्यूट है स्कीम के, तो उनके बारे में उनको नॉलेज अगर चाहिए हो तो वो ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। आंसर क्या आएगा, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। आगे, डैश इज ए पर्सन इन हुज नेम द डिजिटल सिग्नेचर इशू, कि जिसके नाम पे डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट आप इशू करते हैं उसको बोलते हैं क्या, सब्सक्राइबर। चलो आगे। द कंपोनेंट ऑफ द आईटी एक्ट, आईटी एक्ट के अंदर क्या आएगा, आईटी एक्ट को जब हम लेके आए तो उसके अंदर उसने क्या क्या आपको बेनिफिट दिया। सबसे पहले उसने लीगल रिकॉग्निशन दिया किसका, ऑफ द डिजिटल सिग्नेचर का। फिर रेगुलेशन ऑफ द सर्टिफिकेशन अथॉरिटी, बिल्कुल सही बात है, एंड डिजिटल सर्टिफिकेट का सिस्टम भी ये लेके आया, बिल्कुल सही बात है। तो आंसर क्या आएगा, बोथ, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़िए। फर्स्ट अपील जो होती है, फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन कितने, 30 दिन के अंदर जो है वो पहली अपील आपकी जाती है, ये आपको ध्यान रखना। देखो इसमें ना थोड़ा सा चेंज है, आप थोड़ा सा ये ध्यान दो। देखो कोई भी पर्सन अगर उसको जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज के बारे में या फिर पब्लिक डिपार्टमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो जो है वो बोलता है पीआईओ को या वो बोलते हैं एपीआईओ को, ये ध्यान रखना। इनसे वो इंफॉर्मेशन मांगेगा, अगर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो फिर वो फर्स्ट टाइम जो है वो जाएगा कहां पे, वो अपील के अंदर जो है वो जाएगा कहां, एपीलेट अथॉरिटी के पास में, उसको बोलते हैं फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी, ठीक है। और अगर यहां से वो सेटिस्फाई नहीं है तो सेकंड अपील, 2 ही अपील होती है बस, और सेकंड अपील जो है वो जाएगी इसकी कमीशन के पास में। इसमें कुछ है आपके एच और कुछ है सी, मतलब अगर लोकल लेवल का है तो हाई कोर्ट वाला कमीशन जो होता है, और एक होता है कौन सा, सेंट्रल कमीशन, तो वो है आपका अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी डिपार्टमेंट की मांगे तो यहां पे, और हाई कोर्ट वाला है तो यहां पे। अब ये आप ध्यान रखना, एक होता है स्टेट और एक है सेंट्रल, ठीक है ना, तो ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली जो अपील है वो जाएगी कहां पे, एपीलेट अथॉरिटी। ये मैंने आपको लेक्चर करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको पीआईओ बता दिया था गलती से, तो आप इसको थोड़ा सही कीजिएगा। फर्स्ट अपील जो है, देखो इंफॉर्मेशन हमेशा मांगी जाएगी पीआईओ से या एपीआईओ से, इनसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी। अगर ये देते तो बहुत बढ़िया, अगर ये नहीं देते हैं तो आप अपील में जाओगे, ठीक है। अपील पहली जो है वो जाएगी कहां पे, एपीलेट अथॉरिटी को। अगर यहां से सेटिस्फाई हो तो बहुत बढ़िया, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो अगले 90 दिनों के अंदर आप जाओगे। दूसरी जो अपील है और फाइनल अपील वो है क्या, आपका जो कमीशन होते हैं, ठीक है। कुछ आपके स्टेट कमीशन, कुछ आपके सेंटर। अगर स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से आपने कोई इंफॉर्मेशन मांगी तो स्टेट में जाएगा, नहीं तो सेंटर में जाएगा, ठीक है। तो बोलता है फर्स्ट अपील टू द फर्स्ट एपीलेट अथॉरिटी कैन बी प्रेफर्ड बाय द एप्लीकेंट विद इन कितने, 30 दिन के अंदर जाना पड़ेगा, फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट और फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द डिसीजन फ्रॉम द पीआईओ। आगे, हु रिसीव एप्लीकेशन अंडर द आरटीआई एक्ट, आरटीआई एक्ट के अंदर जो है एप्लीकेशन कौन को रिसीव कर सकता है, पीआईओ कर सकता है, पीआईओ हाँ जी कर सकता है, एपीआईओ कर सकता है, हाँ जी ये भी कर सकता है, या एनी ऑफिसर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी हु इज अवेलेबल इन द अथॉरिटी ऑफिस व्हेन द एप्लीकेशन इज मेड, नहीं ऐसा कोई भी, ऐसा नहीं है। स्पेशली हमने बंदों को लगा रखा है जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, वो या तो होगा पीआईओ या फिर कौन होगा, एपीआईओ। कोई भी एक्स्ट्रा ऑफिसर जो उस डिपार्टमेंट के अंदर था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो आंसर जो आएगा वो क्या, ए एंड बी। आगे बढ़ो, बोलता है आरटीआई एक्ट 2005, जो आरटीआई एक्ट है 2005, वो स्टिपुलेट करता है, रिस्ट्रिक्शन लगाता है, डेट ए पब्लिक अथॉरिटी शुड ट्रांसफर एन आरटीआई एप्लीकेशन और ए पार्ट देयर ऑफ टू द अनदर। एक पब्लिक अथॉरिटी जो है वो दूसरी पब्लिक अथॉरिटी को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर सकती है इफ द एप्लीकेशन और द पार्ट ऑफ दिस रिलेटेड, पर्टेन्स का मतलब क्या होता है, रिलेटेड, अगर वो जो है वो रिलेटेड है किससे,
held by another public authority या the subject matter of which is more closely connected with the function of another public authority। तो आंसर क्या आएगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन को समझना क्या बोलता है, जैसे अगर मान लो मैंने जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से, एग्जांपल के तौर पे मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो है वो कोई इंफॉर्मेशन मांगी, ठीक है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से जो इंफॉर्मेशन मांगी है वो वो कुछ उसका एक हिस्सा जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट एक अलग से, ठीक है, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो है वो मेल खाता है। तो रेवेन्यू फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला जो है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट वाले को बोलेगा कि आप भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन हमसे डिमांड की गई है वो आपसे भी क्या होती है, मैच खाती हुई है। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, बोलता है आरटीआई एक्ट में जो स्टिपुलेट करता है कि पब्लिक अथॉरिटी जो है वो शुड ट्रांसफर, वो ट्रांसफर करेगी आरटीआई एप्लीकेशन को, ठीक है। अगर फाइनेंस के पास में अगर कोई मान लो आरटीआई आई है तो वो अगर उसको लगता है कि इसका बेटर जवाब रेवेन्यू वाला दे सकता है तो वो उस आरटीआई को जो है वो ट्रांसफर कर देगा रेवेन्यू के पास में, फिर रेवेन्यू वाला जो है वो उसके ऊपर क्या करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये आप ध्यान रखना। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, सी आएगा, कि दोनों केसेस के अंदर जो है एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को आरटीआई ट्रांसफर करेगा और दूसरा डिपार्टमेंट फिर उसके ऊपर क्या देगा, अपनी जवाबदेही देगा। चलो आगे बोलता है नो टैक्स शैल बी डिडक्टेड विद द अमाउंट ऑफ द विनिंग फ्रॉम लॉटरी। लॉटरी से अगर आपने कोई पैसा कमाया, ठीक है, हम हमेशा बोलते हैं कि उसके ऊपर जो है टीडीएस कटेगा, लेकिन 10,000 रुपए तक की अगर लॉटरी लगे तो उसके ऊपर कोई भी टीडीएस नहीं है। 10 से ऊपर की लॉटरी है तो 30% की रेट से आपके ऊपर टीडीएस कटेगा। आगे टैक्स इज डैश एट सोर्स बाय द सेलर। सेलर जो टैक्स काटता है उसको क्या बोलते हैं, टीसीएस। क्या बोलते हैं, टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ठीक है। वेयर द बायर एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अमाउंट अकाउंट ऑफ द बायर और द रिसिप्ट ऑफ द पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, डी। आगे अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेड ऑन द ड्यू डेट ऑन और बिफोर द 15 दिसंबर। 15 दिसंबर तक आपको कितना जो है वो आपको एडवांस टैक्स जो है वो जमा करवाना पड़ता है। तो वो है जितना भी आपका टोटल बनता है उसका 75% तक आपको जो है वो 15 दिसंबर तक क्या करना पड़ेगा, जमा करवाना पड़ेगा। आगे मैच द फॉलोइंग। सेल्फ असेसमेंट का, अच्छा इसको थोड़ा सही कीजिए। सेल्फ असेसमेंट का जो सेक्शन है वो है जी आपका सेक्शन 140A, स्क्रूटनी का है 143 सबसेक्शन 3, बेस्ट स्टेटमेंट का है 144 और जो आपका इनकम एस्केपिंग असेसमेंट है इसका है 147। तो ये 4132 बनेगा इसका आंसर, 4132। चलो आगे, अब ये आपको दिए हुए हैं कुछ आईटीआर फॉर्म आपको मैच करने हैं। तो फॉर ए कंपनी अदर देन कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन, जो एग्जम्पशन एरिया उसके अलावा, तो नॉर्मल कंपनी के लिए आईटीआर 6 है, ठीक है। सेक्शन 44 वालों के लिए सुगम जिसको हम बोलते थे तो आईटीआर 4। अब ऐसे नहीं लगता, अब ओनली क्या आईटीआर 4, लेकिन मैंने जान करके लिखा ताकि अब ये ध्यान रखना ओनली आईटीआर 4 है। आईटीआर एस इस 4S इसका नाम अब खत्म हो गया है, ठीक है ना। फिर 7 किसके लिए होती है, 7 जो है उन पर्सन के लिए है इंक्लूडिंग ऐसी कंपनी जो चाहे वो वेदर ए नॉन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25, चाहे वो जो है वो आपका सेक्शन 25 बोले तो। अब सेक्शन 4 हो गया इसका नाम, जो है आपका एनपीओ, ठीक है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए जो है वो आता है कि जैसे जो कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट हो गया तो उनके लिए आपका आईटीआर 7। और फिर एचयूएफ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नॉट हैविंग द इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो इसके लिए होती है आईटीआर नंबर 2। चलो जी 4132 आंसर है। नेक्स्ट, अब ये है जी मार्केटिंग के कुछ क्वेश्चन आए। इसके अंदर ना आपको पहले एक पैरा दिया गया है। पैरा में बोलते हैं टारगेट मार्केटिंग के अंदर क्या आता है। देखो टारगेट मार्केटिंग के अंदर हम लोग जो है वो 3 चीजें लेके चलते हैं। एक होता है आपका मार्केट सेगमेंटेशन, एसटीपी बोलते हैं, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजीशनिंग। फिर बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन आर द लार्ज आइडेंटिफाइबल डिस्टिंक्ट ग्रुप होता है विद इन ए मार्केट। मेजर सेगमेंटेशन वेरिएबल फॉर द कंज्यूमर मार्केट आर ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक एंड बिहेवियर। मार्केटर यूज देम सिंगली और इन कॉम्बिनेशन। बिजनेस मार्केटर यूज ऑल दीज वेरिएबल along with the operating variable, purchasing approach and the situation factor. To be useful, market segmentation must be measurable, substantial, accessible, differentiable and actionable. We can get market at 4 main level, 4 मेन लेवल पे जो है हम क्या करते हैं, टारगेट मार्केट हम सिलेक्ट करते हैं। एक होता है मास, एक होता है आपका मल्टीपल, एक है सिंगल और एक है कौन सा, इंडिविजुअल। फिर बोलता है मास मार्केट टारगेटिंग अप्रोच इज अडॉप्टेड ओनली बाय द बिगेस्ट कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है वही इसको अडॉप्ट करती है। मैनी कंपनी टारगेट मल्टीपल सेगमेंट डिफाइंड इन वेरियस वे सच एज द वेरियस डेमोग्राफिक ग्रुप हु सीक द सेम प्रोडक्ट बेनिफिट, या निश को भी वो लेके, निश जो है वो क्या होता है, ए मोर नैरोली डिफाइंड ग्रुप होता है। ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेट ने क्या कर दिया है, मेड निश मार्केटिंग मोर फीजिबल बना दिया है। मोर कंपनी नाउ प्रैक्टिस इंडिविजुअल एंड द मास कस्टमाइजेशन को भी वो कर रही है, अलग अलग लोगों को उनकी कस्टमाइजेशन के बेस पर जो है सामान बना के दे रही है। फ्यूचर इज लाइकली टू सी मोर इंडिविजुअल कंज्यूमर टेक द इनिशिएटिव इन डिजाइनिंग द प्रोडक्ट एंड ब्रांड। मार्केटर मस्ट चूज टारगेट मार्केट इन ए सोशली रिस्पॉन्सिबल मैनर एट ऑल
टाइम। ये आपको पैराग्राफ दिया है मार्केटिंग का, जिसमें जिक्र किया गया एसटीपी का, सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजीशनिंग का। ओके, इसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो आपको क्या करने हैं, आपको सोल्व करने हैं। जब कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मैंने आपको बहुत बार बताया है, देखो इसकी 2 अप्रोच होती है। जब भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सोल्व करें, चाहे आप वो पेपर 1 में कर रहे हो चाहे पेपर 2 में कर रहे हो, इसको सोल्व करने की 2 अप्रोच है। एक होता है टॉप डाउन और एक होता है बॉटम अप। टॉप डाउन अप्रोच जो है वो ये बोलती है कि आप जो है वो पहले पैराग्राफ पढ़ो देन क्वेश्चन पढ़ो, और बॉटम अप बोलती है कि पहले क्वेश्चन पढ़ो फिर पैराग्राफ पढ़ो। मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट अप्रोच जो है वो टॉप डाउन है। सबसे पहले आपको जो है वो पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, उसके मेन कीवर्ड्स को आपको गोले में कर लेना चाहिए, देन उसके बाद में आप जो है वो क्या करें, क्वेश्चंस को पढ़ें और क्वेश्चन को क्या करें, सोल्व करें। तो मेरे हिसाब से ये अप्रोच जो है वो बेटर अप्रोच होती है। चलो अब हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है मार्केट सेगमेंटेशन का, बोलता है मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं किसको, मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सेगमेंट बनाते हैं। सेगमेंट कैसा होता है, होमोजीनियस नेचर का, हेट्रो। सर पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस होती है, लेकिन जो एक सेगमेंट बनेगा उसके अंदर आने वाले लोग होमोजीनियस होंगे। तो बोलता है मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम डिवाइड करते हैं हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करेंगे मार्केट को इनटू किसमें, होमोजीनियस मार्केट में, ठीक है, सब यूनिट के अंदर। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मार्केट सेगमेंटेशन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब हम सेगमेंटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, हेट्रोजीनियस मार्केट को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट में, और उस पार्ट के अंदर जो आपके यूनिट्स होती है वो सारी क्या होती है, होमोजीनियस नेचर की होती है। आगे बढ़ो, बोलते हैं द मार्केटियर कैटर टू द एंटायर मार्केट विद अ सिंगल ऑफरिंग। एक ऐसा मार्केट जो कैटर करता है एंटायर मार्केट को विद अ सिंगल ऑफरिंग एंड द सेम मार्केटिंग मिक्स फॉर द प्रोडक्ट लाइक सोल्ट, शुगर, स्टेपल। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। ये थोड़ा सही कीजिएगा, ये सी नहीं है, इसका आंसर जो आएगा वो क्या, मास। मार्केटियर एक ऐसा मार्केटियर जो कैटर करता है एंटायर मार्केट, पूरी की पूरी मार्केट को विद अ सिंगल ऑफरिंग, सभी मार्केट के लिए एक ही सामान, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, मास मार्केटिंग। क्या बोलते हैं इसको, मास मार्केटिंग। ध्यान रखना। आगे मैच द फॉलोइंग करना आपको। ये आपको दे रखा है मास मार्केटिंग, फिर आपको दे रखा है हाइपर सेगमेंटेशन, एक है सेगमेंटेशन और एक है फ्रेगमेंटेशन। तो आपको ये करना है। बोलता था इकोनॉमी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय द स्मॉल रीजनल सप्लायर हु सोल्ड गुड्स ऑन ए लोकल बेसिस। जो छोटे छोटे सप्लायर जो लोकल बेसिस पे सामान बेचा उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ध्यान रखना। फिर स्टैंडर्ड गुड्स है, एक ही गुड्स है। ब्रांडेड गुड्स वर सोल्ड एट नेशनल लेवल पे, जो होता है वो होता है क्या, मास मार्केटिंग। मैंने अभी ऊपर बताया भी आपको। फिर इट इज एन एरा, फिर आ गया है क्या, एरा ऑफ मार्केट डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन द डेमोग्राफिक, सोशियोग्राफिक एंड द लाइफस्टाइल फैक्टर। तो इसको बोलते हैं हाइपर सेगमेंटेशन। फिर है क्या, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट स्पेशली इन द एरिया ऑफ द डिजिटल कम्युनिकेशन अलाउ मार्केटर टू कम्युनिकेट विद द इंडिविजुअल कस्टमर ऑन ए वेरी स्मॉल ग्रुप। तो इसको बोलते हैं आप लोग क्या, सेगमेंटेशन। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, ये थोड़ा ध्यान रखना, 4132। एक और क्वेश्चन आया मैच करने का। देखो चार, तो आप जो है वो मार्केट का सेगमेंटेशन करते हैं, उसके लिए आपके पास में कुछ सेगमेंटेशन के वेरिएबल होते हैं, और वो 4 है, ज्योग्राफिक, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और एक कौन सा बिहेवियर, और उनके आगे फैक्टर दे के 2 फैक्टर से मैचिंग करना है। ज्योग्राफिक जो है वो क्या, ज्योग्राफिकल एरिया के बेस पर, बोलते हो सिटी या आपका डेंसिटी के बेस पर। फिर डेमोग्राफिक में पॉपुलेशन के बेस पर, तो पॉपुलेशन का फ्रेगमेंटेशन हो गया। साइकोग्राफिक के अंदर आएगा सोशल क्लास होगी जैसे आपकी, और बिहेवियर के अंदर जो है वो कंज्यूमर का जो बिहेवियर बोले तो जैसे यूजर स्टेटस क्या, लॉयल्टी स्टेटस क्या, ये सब। तो आपको मैंने वो दे रखे हैं एक पेज के ऊपर, पूरा एक चार्ट बना के दिया था, तो वहां से याद जरूर करके जाना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो आज का है वो भी मैच द फॉलोइंग का। बोलता है लॉयल्टी स्टेटस और फीचर बताना है आपको। हार्डकोर लॉयल कौन होते हैं, जो एक ही सामान को परचेस करते हैं उसको बोलते हैं हार्डकोर लॉयल हु बाय ओनली वन ब्रांड ऑल द टाइम, हमेशा एक ही ब्रांड को परचेस करते हैं। स्प्लिट कौन होते हैं, हु आर लॉयल टू 2 और 3 ब्रांड। शिफ्टिंग लॉयल्टी कौन होते हैं, हु शिफ्ट लॉयल्टी फ्रॉम ओन ब्रांड। और स्विचर लॉयल्टी जो है वो कौन होते हैं, जो किसी भी ब्रांड के प्रति लॉयल नहीं होते, जो स्विच करते रहते हैं, उसको बोलते हैं क्या, स्विचर लॉयल्टी। क्या बोलते हैं, स्विचर। ओके, हाँ जी, लो जी, ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन। अब आपको करना क्या है, जो आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया वो और इनको आप मैच कीजिएगा, और कमेंट के अंदर जरूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक बैठते हैं, और असेसमेंट अपना खुद कीजिएगा कि किस सेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत हुए, ताकि उसके ऊपर आप थोड़ा फोकस अभी ज्यादा कर सके। अपना कॉमर्स का पेपर जो है वो 17 को है, तो टाइम अभी पड़ा है हमारे पास में, एडिक्वेट टाइम अवेलेबल है। अगर अभी भी आप अच्छे से थोड़ा असेसमेंट करते हो ना खुद का, तो पेपर तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत कुछ अच्छा कर लोगे। मैं ये नहीं बोलता कि आप सब कुछ कर सकते हो, बट आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक बात ध्यान रखिएगा, आप ज्ञाता
नहीं हो सकते, हर एक चीज नहीं जान सकते, बट आप बहुत सारी चीजें जान सकते हो। तो आई थिंक आपको 100% पे ना जाके अगर हम 90% पे भी अगर वर्किंग करते हैं, 80% पे भी वर्किंग करते हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा काम चल जाएगा। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए। लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अपने आंसर जो है वो जरूर कमेंट करके बताइएगा मुझे कि आपके आंसर जो है वो क्या, क्योंकि उससे फिर एक पता चलता है कि बच्चों का जो है वो लेवल क्या चल रहा है बेसिकली। ओके, और एक मेरी बात समझिएगा, काफी बच्चों के काफी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, देखिए क्वेश्चन के अंदर ही आंसर छुपा हुआ है। करना क्या है आपको, देखो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सबने पढ़ा, आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा तो उसके अंदर क्या है वो अपने आप निकल के आ जाएगा। तो फर्स्ट थिंग जो प्रायोरिटी है वो ये है कि क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो आपको समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए जब भी आप ऐसा करें, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देन फिर आप उसके आंसर को जो है वो क्या करें, अटेम्प्ट करें। ओके, हाँ जी सर। चलो ये कीजिए, कल मिलते हैं हमारे नए क्वेश्चन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।